ये जो है अभी मैं आपको वर्कशॉप का जो विषय है, जो टॉपिक है, पहले उस टॉपिक पर चर्चा करूंगा। उस वर्कशॉप में क्या है, उसी से मैं आपको मेरे विषय पे ले जाऊँ। मैं आपको लिपियाँ, ये पुरालिपि जो विज्ञान है वो पूरा बताऊँ। सर बोलते हुए ब्राह्मणी, ठीक है, ब्राह्मी और प्राचीन देवनागरी दो लिपियाँ आप लोगों को मैं सिखाऊंगा। पहले हम ब्राह्मी पढ़ाएंगे, उसके बाद फिर ब्राह्मी एवं प्राचीन देवनागरी। जी नहीं, तो डायरेक्ट हम ब्राह्मी पे नहीं पहुंच सकते, है ना? तो अब कल आप लोगों का क्लास हुआ है और उद्घाटन समारोह में भी पांडुलिपि के विषय में चर्चा हुई। तो मैं आप ही लोगों से जानना चाहता हूं कि पांडुलिपि के विषय में आप क्या जानते हैं, क्या समझे? पांडुलिपि क्या है? हाथ से लिखी हुई, हाथ से लिखी पुराने समय में, पुराने समय ईसा से भी पूर्व और ईसा के बाद भी चार पाँच इसको ऐसे डिफाइन किया जाता है सर, ईसा से पूर्व और ईसा के बाद में आज भी ये कहा गया उस समय का जो है, जो 75 वर्ष पहले लिखी जो भी हस्तलिपियाँ हैं उसी को हम पांडुलिपि आज जो चर्चा करेंगे, तो चर्चा हो रही है उसमें उसी तरह के टाइम ड्यूरेशन उसका जो है 75 ईयर से वो रिटन बाई में कहा है कि ऐसा हस्तलिखित दस्तावेज जो कम से कम 75 साल पुराना हो, 75 ईयर पुराना हो, ऐसा हस्तलिखित दस्तावेज जो कम से कम 75 ईयर ओल्ड हो और उसका सामाजिक, दार्शनिक, वैज्ञानिक महत्व हो, ऑथेंटिक हो। ऐसा नहीं कि 75 साल पहला लिखा हुआ तो आपको बहुत कुछ जो है किसी का हाथ का लिखा हुआ मिल जाएगा, वो सभी पांडुलिपि है, ऐसा नहीं। 70 वर्ष पुरानी एवं क्या जिसका दार्शनिक, सामाजिक और ऐतिहासिक महत्व हो, वैज्ञानिक महत्व हो। यहाँ से एक चीज आता है टेक्निकल, क्या बोले जो 75 ईयर्स क्या कहते हैं ये, तो वो तो क्या कहते हैं राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन की अपनी एक क्या कहते हैं प्रकाशन की जो है योजना, लेकिन क्या कहते हैं ये जो है प्रेजेंट टाइम में पांडुलिपि वन ही है जो कि क्या कहते हैं हस्तलिखित कोई राइटर अथवा क्या कहते हैं अपनी क्या कहते हैं कृति को वो जो है अंजाम देते। जैसे कि बहुत सारे क्या कहते हैं ये जो है पब्लिशर सब है, प्रकाशक सब है, वो जो है लिखते हैं जो अपनी पांडुलिपि प्रेषित करें, वो आपकी पांडुलिपि, वह आपकी पांडुलिपि है, वह आपकी मैन्युस्क्रिप्ट है। पांडुलिपि को हम 75 ईयर पूर्व से परिभाषित नहीं कर सकते। ये राष्ट्रीय पांडुलिपि क्या कहते हैं मिशन की अपनी एक जो है योजना है प्रकाशन, लेकिन पांडुलिपि क्या कहते हैं अभी भी है। आऊंगा वहां भी आऊंगा। जी आऊंगा। तो अभी राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन ने जो माना है, क्योंकि मैं वैसे वही चीज पूछ रहा था, पांडुलिपि क्या है वो मैं आपको ब्लैक बोर्ड से जो है उसको अलग अलग करके बताऊंगा। इसमें पांडुलिपि में दो शब्द हैं, पांडु और लिपि, वो दोनों का होता है। तो राष्ट्रीय इसने पांडुलिपि मिशन ने पांडुलिपि किन्हें माना है अपनी परिभाषा में, किसे वो कहेंगे कि हम इसे पांडुलिपि मानते हैं, उसके लिए ये अगर सर्वे वो कंप्लीट करता है डॉक्यूमेंट तो वो उसे पांडुलिपि कहेंगे। उसके संरक्षण के लिए वो अनुदान देंगे। ठीक है, आपका हाथ का लिखा हुआ यदि कोई अभी आपने कुछ लिखा तो उसके संरक्षण के लिए आप एनएमएम से कहें कि मुझे इसका कंजर्वेशन प्रिजर्वेशन के लिए आप दे दीजिए, वो नहीं देगा क्योंकि वो शर्त में लागू नहीं होगा। ठीक है, बाकी आपके हाथ से लिखा हुआ सब आपका मैन्युस्क्रिप्ट है। वो जो है जो फिल्मों की जो स्टोरियाँ लिखते हैं वो भी सब जो है स्क्रिप्ट ही है और उसको स्क्रिप्ट शब्द का ही प्रयोग करते हैं वो लोग। ठीक है, तो पांडुलिपि स्पेशल। ठीक है, तो पांडुलिपि में दो शब्द हैं, पांडु और लिपि। पांडु प्लस लिपि इन दो शब्दों से मिलकर के पांडुलिपि शब्द बना है। अर्थ में जाएंगे, लेकिन पांडु एक अगर कहीं बड़ा पांडु है
थोड़ा ये ये पांडव थे ना, पांडव के पिता कौन थे? पांडु ही थे। क्यों नाम पांडु पड़ा उसका? पीला रंग था, पीला। तो पांडु है, एक पीला रंग के लिए पांडु शब्द प्रयोग हुआ। ये जो आपका जो ये पट्टा है ये पांडु कलर का है ना। तो अब पांडु पीला लिपि ऐसा अर्थ है, ठीक है। तो पीला और लिपि से क्या संबंध है, कुछ आइडिया लगाइए। पीला और लिपि का संबंध जोड़ करके कैसे पांडुलिपि हो गया, कुछ आइडिया लगाइए। जो बताया गया था तो खरीद पत्र हो या कोई भी घोषपत्र हो उसको कलर हल्दी ज्यादातर लोग हल्दी का उपयोग करते हैं। आप उसका साइंस की है, वो एंटीबैक्टीरियल जी जी एंटीबैक्टीरियल होता है। जी तो आपने ताड़पत्र देखे? देखा। तो ताड़पत्र में ऐसा लगता है कि पीला किया हुआ है, वो हल्दी से पीला किया है। अर्थात आपका जो हाथ से लिखा हुआ कोई आपका जो हस्तलेख है, जिस साधन पर लिखा है, क्योंकि उस समय हमारे पास लिखने का साधन सिर्फ ताड़पत्र या भूर्ज पत्र थे, ठीक है। क्योंकि हम तब तक कागज का निर्माण नहीं कर सके, कागज हमारे पास नहीं, या तो पत्थर पे लिखते थे, तो बाद में नहीं पत्थर पे उससे भी पहले पांडुलिपियां ये ताड़पत्र भोजपत्र की जो है बात की है, लेकिन पत्थर पे लिखने की उससे पहले परंपरा है। उससे पहले ताड़पत्र के पहले की है पत्थर पे। तो पत्थर है जैसा पत्थर के उस पत्थर का भाव नहीं आज में शब्द नहीं बोले थे, पत्थर पर भी लिखा जाता था। वो जो भी है मैं बताऊं शिलाकृति तो हाँ, जो पांडु और लिपि क्यों नाम पड़ा इनका, दरअसल जब ताड़पत्रों या जिन भोजपत्रों पर लिखा जाता था, लिख करके उनको सुरक्षित रखा जाता था, वो धीरे धीरे जब सूखने पर जो है पीले पड़ जाते, ठीक है। पीले पड़ जाने के कारण आपने जो लिपिबद्ध कुछ किसी साधन पे कुछ किया था, वो जो है सूखने पर पीला पड़ गया, तो उसको जो है पांडु लिपि ऐसा एक नामकरण कर दिया गया। अर्थात किसी पत्र पर लिखा गया, वो पत्र सूख करके पीला पड़ गया, उसको पांडु नाम दे दिया, जो लिखा गया उसको लिपि नाम दे दिया, जो अक्षर थे उसको लिपि नाम दे दिया। एक तो पांडुलिपि इस हिसाब से नाम पड़ा। दूसरा पांडुलिपि जब संस्कृत में और गूढ़ अर्थ में जाएंगे तो पांडु शब्द भी हाथ के लिए प्रयोग होता है। हाथ के अर्थ में पांडु शब्द प्रयोग हुआ, ठीक है। जैसे पानी शब्द प्रयोग हुआ, बिना पानी धारण सरस्वती जी के लिए प्रयोग हुआ, है ना। तो वो पानी से करके पांडु हुआ और पांडु का अर्थ हाथ निकाला गया, और इस अर्थ में आपका अर्थ जो घटन हो जाएगा, पांडुलिपि हाथ से लिखा, ठीक है। पांडुलिपि लिपि सब लिखना ही लिपि नहीं है, सिर्फ लिखना मात्र ही लिपि नहीं। लिपि शब्द की निष्पत्ति हुई है संस्कृत के लिप धातु से, जो लिपि में जो अच्छा, आप में से संस्कृत के कितने लोग हैं? एक मिनट, हाँ मुझे थोड़ा सा ये परिचय आप लोगों का, आप कौन कौन विषय, सिर्फ आपका नाम, कहाँ से आए और आपका फील्ड क्या है, किस उस लीप डे को देख कर जी, हाँ उस निशान को देख करके आपको पता चला कि इन्होंने ऐसे लिखा है। 10 दिन बाद या 1 घंटे बाद भी बता दे कि इसने ऐसा कहा, ये बात हुई, यही तो लिपि का काम है ना। तो वो जो उन्होंने लिपा, उसकी जो कुछ रेखाएं वो दिख गई आपको, इन्होंने किस दिशा डायरेक्शन में लिपा है, और ये ऐसा है, इस निशान से ये निशान बता रहे हैं। वहीं से लिपि जो है शब्द लिखने के अर्थ में प्रयोग हुआ, वो बताया उसने कि ये जो है इन्होंने इस दिशा में लिखा है, वो सिर्फ जो चिन्ह बने उन्होंने बता दिया, ठीक है। उसके उस पर भी
कुछ बेल बूटा जैसा कुछ बनाते थे, लिप करके बेल बूटा ऐसे थोड़ा हाथ में लिया, उसको ऐसे 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 किया, एक बेल एक जो है एक ऐसा एक सिमरी जैसा बन गया। ठीक है, आपने 2 दिन बाद उधर गए, वो सूखा, आपने देखा हाँ इन्होंने एक क्या बनाया, डिजाइन बनाया, उन्होंने एक गुलाब का फूल बना दिया, एक कोई पशु एक गाय की आकृति बना दी, बैल की आकृति बना दी। ठीक है, आपने 2 दिन बाद 10 दिन बाद या महीने बाद देखा अरे ये तो गाय की आकृति, गाय बनाई। तो देवनागरी लिपि में बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए। उत्तर भारत में भी उसी प्रकार से ग्रंथ लिपि में बहुत सारे जो है ये मैन्युस्क्रिप्ट लिखे गए संस्कृत के। आज भी उत्तर भारत में कम से कम, उसी प्रकार से दक्षिण भारत के भंडारों में भी लाखों पांडुलिपियां पूर्ण देवनागरी की, देवनागरी लिपि की। ये संचरण जो है चला है। और जो विद्वान थे आपके मिथिला के बहुत सारे विद्वान जयपुर के महाराज के यहाँ जो है हुआ करते थे, और वहाँ ग्रंथ जो है पोथी खाना है, पोथी खाना जो है ग्रंथालय को पोथी खाना भी बोलते थे। वहाँ के पोथी खाना में आपके मिथिला के बहुत सारे विद्वानों के अच्छे लिखे हुए ग्रंथ अभी भी हैं जयपुर कई मिथिला जयपुर के तो ज्यादातर जो है जो राजाओं राजघराने के जो विद्वान पंडित थे वो सब मिथिला के थे ज्यादातर। तो यहाँ आप लोगों के बीच में आ गया, तो ग्रंथ एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। मैं ग्रंथ लिपि के 2 पांडुलिपि आप लोगों को दे रहा हूँ, जिसमें और ये ताड़पत्र पर है, ये 2 इसलिए दे रहा हूँ, 2 इधर से 2 इधर से। एक ताड़पत्र में दोनों तरफ से लिखा है, एक ताड़पत्र में सिर्फ एक ही तरफ लिखा है। दोनों को आप ऐसे पलट के देखिएगा, जिससे आप लोगों को पता चल जाए कि इसमें क्या कहानी है। दूसरी बात, सारे अक्षर इसमें ग्रंथ लिपि में ताड़पत्र में जो लिखे जाते थे वो अक्षर खोद के लिखते थे। खोद के मतलब कुरेद कर, अर्थात एक नुकीली पेन होती थी, सुई जैसी एक कील होती थी, और ताड़पत्र ये उस समय बड़ा जो है कैसा होता था, मुलायम होता था। बाद में पीला पड़ा और ऐसा हुआ, उस समय बहुत सॉफ्ट होता था, इसको आप गोल कर सकते थे। ठीक है, इस ताड़पत्र पर वो आसानी से कुरेद करके खोद करके लिखते थे, जैसे कि पत्थरों पर शिलालेख लिखते समय टाकी हथौड़े से ऐसे खोद के लिखते हैं, उस प्रकार से यहाँ खोद करके ही लिखा गया है। लेकिन वो यहाँ साधन अलग है, टाकी हथौड़ा नहीं, क्योंकि ये पत्थर नहीं है, बहुत ही मुलायम ताड़पत्र है। उस पर आप एक नुकीली लोहे की कील से वो अक्षर को जो है कुरेदेंगे, जैसे जैसे कील चलाएंगे उसमें वो गड्ढा हो जाता है। बाद में एक स्याही बना करके, सूखी स्याही बना करके उसका रुई या कोई एक कपड़े से वो बनाएंगे, उसमें लेंगे, उसको भिगो करके और इस पे ऐसे लेप देंगे। लेपना शब्द है ना, लिपि, उस अक्षर को लिखा, फिर उसके ऊपर स्याही से उसको लेप दिया, स्याही उसके अंदर चली जाएगी और वो सालों जब तक जो है सैकड़ों वर्षों तक वो स्याही नहीं निकलती है। कभी ये ताड़पत्रों पर लिखे हुए पांडुलिपि की ये विशेषता है, कभी यदि आपको कोई पांडुलिपि मिली और उसके अक्षर नहीं दिखाई दे रहे, तो आप चाहे तो उसके ऊपर फिर से कुछ स्याही जो है पोत दें, सूखी स्याही जो है लगा करके उसको रुई से साफ कर दीजिए, अक्षरों में वो स्याही चली जाएगी, आपके अक्षर। ये कलर फेड भी हो सकते हैं। वैसे स्याही उस जमाने में जो बनाई है नेचुरल स्याही, फूलों से, कुछ गोंद से, कुछ पत्तों से, कुछ वृक्षों की छाल से, कुछ जो है अकीक वगैरह से, जो प्राचीन साधन थे जो कलर बनाते थे, वो आज 500 साल तक भी वैसा ही वैसा कलर है, वो सही नहीं खत्म हुई, नहीं गई है। मतलब इतने वैज्ञानिक थे, उन्होंने नेचुरल जो कलर बनाए। आज हेयर डाई जो है हम लोग करते हैं 1 महीने में खत्म, वो फिर से करना पड़ता है। अब ये हमारे पास तो फॉर्मूला आया ही नहीं, जो हमारे पूर्वज हमको 1000 साल पहले दे गए कलर डाई जो बनाने का। अगर वो फॉर्मूला मिल जाए तो आज भी एक बार बार पे आप लगा दीजिए, फिर जाएगा नहीं वो कलर। मतलब इतना बड़ा वैज्ञानिक थे वो लोग, उन्होंने ये। हाँ, फिर भी अगर इसकी स्याही बाई चांस होता क्या है, कई ताड़पत्र ऐसे भी मिलते हैं कि जिन पर स्याही नहीं लगी होती अक्षरों पर, तो आप फिर से नेचुरल स्याही चाहे तो
और एक सेम करके एक होता है, सेम की फरी शायद आपने देखा हो, जिसकी सब्जी वगैरह भी बनता है। सेम सेम हाँ बीन जी बीन हाँ, या- उसको अगर आप इसके ऊपर जो है फिर से घिस देंगे, अक्षर के अंदर वो जो है थोड़ा काला कलर उसका चला जाएगा, अक्षर आपका चमकने लगेगा। ऐसे भी स्याही भरते थे नॉर्मली। और इस ताड़पत्र पर अगर बहुत धूल मिट्टी हो गया है, आप इसको पानी में धो सकते हैं, फिर से अच्छे से सुखा लीजिए, फिर से यूज कीजिए, एक कलर हम भी कुछ बनाए नहीं हैं। बिगड़ेगा। तो लेकिन वो जब धोते हैं तब एक एक्सपर्ट की जो है सलाह लेनी पड़ती है, उसके निर्देशन में होता है। कुछ काम थोड़ा इस पांडुलिपि से जो रिलेटेड होते हैं उनको पूछ करके करना चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको 2 पांडुलिपियाँ दे रहा हूँ, एक में दोनों तरफ लिखा है, एक में एक तरफ लिखा है। ये ओरिजिनल ताड़पत्र है, ग्रंथ लिपि में है सर। ग्रंथ लिपि में है, खोद करके ये अक्षर लिखे हुए हैं। ये सर कितनी पुरानी है? आप ये कितनी पुरानी? ये लगभग 800 साल पुराना है, आपको हाथ में लेकर के पता चल जाएगा। ओरिजिनल में से सर ओरिजिनल में से पुराना है। ये कैसा है? कैसे जी? है? ये जो है ओरिजिनल है। ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट है। एशियन नहीं नहीं, ओरिजिनल पांडुलिपि है, ग्रंथ लिपि। दक्षिण जी जी, आपके हाथ में आएगा, आपको पता चल जाएगा। जी ये है कोई लिपिकार का नाम बताइए। क्या कहते हैं, ये जो है ऑथर, दोनों को फर्क है? नहीं दोनों का हाँ, अलग-अलग है। लेकिन लिपिकार तो खैर स्पष्ट ही हो जाता है, हाँ, लेकिन लेखक और ऑथर में भी अंतर है। लेखक माने लिपिकार, उस समय जो लिपिक था, जो लहिया था, उसी के लिए लेखक शब्द का प्रयोग पांडुलिपि में हुआ है, ठीक है। और जो मूल ग्रंथ कहता है उसके अर्थ रचयिता, रचनाकार, ग्रंथकार या कर्ता के रूप में उसका नाम उल्लेख हुआ। तो मेरी एक शर्त होगी, क्या शर्त उन्होंने लगाई कि आप जो है कहीं बोलते समय रुकेंगे नहीं। आपको जो महाभारत लिखना बड़ा ग्रंथ है, आपको जो, क्योंकि गणेश जी का मेरे पास बहुत सारे काम है, मैं इसी में अगर लगा रहूँगा तो और काम कैसे करेंगे, मुझे बहुत सारे ग्रंथ लिखने हैं या ये काम है। इसलिए जल्दी से जल्दी आपका ग्रंथ पूरा हो। शर्त यह है कि आप कहीं बोलते समय रुकेंगे नहीं, आप बोलते जाइए, मैं जल्दी जल्दी लिखता जाऊँ, भले मुझे 2 हाथ और तीसरा सूंड से भी कलम लेकर के 3 हाथ से लिखना पड़े। उनके पास 3 हाथ थे, हम 2 हाथ से लिख सकते हैं, 3 हाथ से लिखेंगे और ज़्यादा लिखा जाएगा। तो व्यास जी ने कहा कि ठीक है भाई, आपकी शर्त मंजूर है, लेकिन ग्रंथ लिखने के लिए सोचना तो पड़ेगा। बिना सोचे आप इतना जल्दी रचना कैसे करेंगे श्लोक की। तो उन्होंने गणेश जी को कहा ठीक है, मैं नॉन स्टॉप बोलूँगा, लेकिन और आपका जिम्मेदारी है कि मैं जो बोलूँ उसका अर्थ रटन करके, उसको सोच करके ही आप लिखना। मैं जैसा बोलूँ वैसा ही मत लिख देना, उसका अर्थ कहीं अगर सही नहीं बैठ रहा हो तो आप उसमें संशोधन करना, या आप मुझे बताना यहाँ त्रुटि लग रही है, आप उसके आप विचार करके लिखिएगा। उन्होंने ये शर्त दे दी, गणेश जी का मंजूर है। तो ऐसा करने से दोनों को थोड़ा समय मिल गया, उनको विचार करने का समय मिल गया, उनको लिखने का समय मिल गया। ऐसी कहावत है, हकीकत क्या है पता नहीं, लेकिन सबसे पुरानी गैया तो गणेश जी का ये नाम जाना जाता है। वो देख लिया आप लोगों ने, देख रहा हूँ इसको भविष्य में कोई पढ़े, हम मैगजीन में कोई पढ़े इसलिए छपाते ना। अब वो लिख करके चले गए, किसी ने 800 साल तक हम तक पहुँचाया इसको, क्यों? उसके अंदर श्रद्धा थी कि हमारे पूर्वजों की ये जो है बड़े मेहनत से लिखे हैं, कहीं जंगल में बैठ करके किसी पेड़ के नीचे लिखे होंगे। वो भविष्य में कोई व्यक्ति इसको पढ़ने वाला होगा, वो इसको संपादित प्रकाशित करेगा। आज उसी का जो है ये है कि कम से कम आप 20 लोगों के हाथ में ये गया, किसी 800 साल पहले किसी पूर्वज ने लिखा हुआ ये ग्रंथ, उसके हाथ लगे थे, इससे उसका कलम चली है इसमें। आप लोगों का भाग्य था, नसीब था कि आप लोगों के हाथ में ये गया जी है। और जब ये प्रकाशित हो जाएगा उस दिन होगा, इसको हजारों लोग पढ़ेंगे। हो सकता है इसमें आयुर्वेद का कोई बड़ा अच्छा फॉर्मूला लिखा हो, इसमें ज्योतिष का कोई बड़ा अच्छा ये हो। तो इसलिए ग्रंथों के प्रति पूरी श्रद्धा के साथ जब हम काम करें, पूरी श्रद्धा के साथ उसका संपादन करें, उसको हैंडल करें। ये अपनी थोड़ा हमारी तरफ से उसमें एक लेस मात्र भी जो है कहीं नुकसान नहीं हो, कहीं से टूटे नहीं। यही पुस्तकों के साथ भी यही करना है।
ये नहीं पुस्तक प्रिंटेड है तो क्या हुआ, पांडुलिपि तो नहीं है, पढ़े फिर बाद में रात में उसको तकिया बना करके उसको सो गए, तकिया के नीचे रख के सो गए, या कहीं जो है ऐसी जगह रख दिए, कहीं तेल उस पर पड़ गया है, उतना ही उसका सम्मान करना, ठीक है। और नेशनल मिशन, राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन से हमारे डॉक्टर श्रीधर बराक जी ये हमारे बीच उपस्थित हैं, और मैं चाहूँगा इनसे, आप कल भी इनसे परिचय प्राप्त कर चुके हैं, तो उद्घाटन सत्र से लेकर और ये बताएंगे, और आज का क्लास ले रहे हैं। फर्स्ट क्लास ये लेंगे अभी सेकेंड हाफ में, फिर उसके बाद उत्तर सिंह की होगा। तो स्वागत करते हैं का, अभी उनका स्वागत करें। कुछ पता चला लिपियों के बारे में, कुछ जानकारी मिली, अच्छा लग रहा है? जी सर। ऐसा ठीक है, अभी जो हुआ था ना उसमें दिखाया गया था। 5 भाग में विभक्त करते हैं, 5 भाग में। एक तो है मुद्रा लिपि, शिल्प लिपि, शिल्प, और एक लेखनी संभवा, लेखनी संभवा, और एक गुंडिका, 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 और एक गुण संभवा, घृण संभवा, घृण संभवा, घृण घृण, संभवा। ग्रीन संभव। अब मुद्रा लिपि के बारे में तो कोई ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, आपको पता है जो राजा महाराजा के समय में जो मुद्रा चलती थी उसमें उनका जो कुछ लिखाई होती थी, हाँ, वो त्रिकोण टाइप का होता है, वो उल्टा लिखा होता है, जैसे कि उसमें ठीक तरह से पढ़ सकते हैं, जो उल्टा छपेगा तब ना आएगा, जी। ये होगा मुद्रा। और एक शिल्प जो है, शिल्प माने पत्थरों पर जो पत्थरों पर, हाँ, अजंता, लोरा, हाँ, खंडगिरी, उदयगिरी, सब कुछ जो पेंटिंग वगैरह होता है उसमें भी लिपि के प्रयोजन होता है। और एक लेखनी, जो लेखनी मतलब जैसे कलम से पहले जो होता है, कौन सा जो मयूर का जो मोर पंख के का बना करके हाँ। जो गणेश जी लिखे थे, जी, माने अति में रामायण का, अति में महाभारत, व्यास विरचित हाँ बस गणेश बस जी मैं का। महाभारत, महाभारत बस वही लेखनी था। वही। और एक है घृण, घृण संभव, घृण मतलब पतन हो गया, कीट। अब पत्र में देखिएगा ऐसे ऐसे कुछ काट देते हैं, वो लिपि आकृत हो जाता है। एक सेकंड से घृण या घुण, घृण, घ मेरी घृणा, घृण रहता है ना, ये जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं, अब सूखा पत्ते में देखिएगा वो काटते हैं, वो लिपि के आकार ले लेता है, जकरा के घुण लेके वो कुछ काटते हैं, आपको लास्ट में पता चलता है कि ये एक लिपि है, जी। वो घृण संभाला उसको कहते हैं। उसको लिपि को 5 भेद किया गया है। जैसे शुरू तो ब्राह्मी से हुई, ब्राह्मी से आगे कौन सी, कुटिला, कुटिल, खरोष्ठी, हाँ खरोश थी, खरोष्ठी, और कुटिल भी है, कुटिल ब्राह्मी उसको कहते हैं। उसको क्या है, ऊपर गोलाकार उसको बनाए ब्राह्मी को, जब ब्राह्मी बने वो कई तरीके से उसको आपने अपने जो क्षेत्र में बनाए उसको, हमारे पास जो है तो एक ही है, और पहले से बनाए ब्राह्मी से सब निकली हुई जितने भी जब लिपियाँ देख रहे हैं, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, चाहे ग्रंथ हो गए, चाहे उड़िया हो, बंगाली हो, जो भी हो, सारे उनका जो मूल है वो ब्राह्मी है। ब्राह्मी से आए कुटिल की ओर। कुटिल को क्या होता है ना, उसकी तरह गोलाकार लिखा जाता है। ब्राह्मी क्या है, त्रिकोण और शिरोरेखा उसमें नहीं होता है, वो कम होता है, वो त्रिकोण स्टाइल होता है। और उसमें आ गया धीरे धीरे कुटिल ब्राह्मी से आ गया आपका शारदा। वो शारदा पीठ वो काश्मीर में होता है, शारदा पीठ उनका जो अधिष्ठ, काश्मीर की जो अधिष्ठ देवी है वो शारदा है, माँ शारदा है, उन्हीं के नाम पर वो शारदा मिला लिपि का
नामकरण हुआ है शारदा। शारदा से फिर आप आगे चलते हैं, वो आ जाता है गुरुमुखी। गुरुमुखी किसकी है? पंजाबी। और शारदा का जो प्रचलन है वो कश्मीर और जो रह गई, जो पाकिस्तान का कुछ बड़ा रह गया, पंजाब में रह गया, सिंध प्रदेश जो है, जो कश्मीर और क्या है पाकिस्तान का जो है वो ही रह गया शारदा का। अभी ग्रंथ चला गया साउथ में, बिल्कुल साउथ में इसे लिखने के लिए वो तालपत्र में लिखते हैं, तालपत्र में लिखते हैं। तालपत्र लिखने के तालपत्र में जो लिखाई होती है अगर शिलालेख आप देंगे तो फटेगा, इसलिए अपना वो लिपि को परिवर्तन करते करते वो जाकर ग्रंथ में पहुंचे। आज भी ग्रंथ प्रचलते हैं, इसे आप काल बोला था कि नामकरण जो होता है उसका नाम ग्रंथ में लिखा जाता है। किसी प्रकार हिंदू कम्युनिटी में किसी का नामकरण होता है, तो पहला अक्षर जो होगा वो ब्राह्मी लिपि से ग्रंथ में लिखा जाएगा। इसे शारदा से भी आपका आगे जो कुटिल से आगे वो नागर लिपि जिसको हम बोलते हैं ओल्ड नागरी, अभी वो आ गया, अभी क्या है ना देवनागरी आ गया। आज की डेट में देवनागरी है, एक्चुअली वो नागरी लिपि है, उसको बोलते हैं नागरी। नागरी लिपि में उत्तर भारत में वो खूब चली, जैसे आपका राजस्थान हो गया और क्या है इधर मध्य प्रदेश हो गया, काशी हो गया, पूरा उत्तर यूपी बिहार में तो आपका वो उस टाइम रहा वो मिथिला अक्षर का, और क्या